हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें हम लोग मोस्ट 25 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू को कवर करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद द्वारा कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल की परिषद, ऑप्शन सी विधान परिषद या ऑप्शन डी लोक सेवा आयोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लोक सेवा आयोग। चार्टर एक्ट 1853 ने भारतीय प्रशासनिक सेवा ICS के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की स्थापना की। इसके तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई ताकि प्रभावन व्यक्तियों को प्रशासनिक सेवा में चुना जा सके। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कौन से परिवर्तन किए? ऑप्शन ए परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई, ऑप्शन बी परिषद को समाप्त कर दिया, ऑप्शन सी परिषद में महिलाओं को शामिल किया या ऑप्शन डी परिषद के सदस्यों की संख्या घटाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई। चार्टर एक्ट 1853 के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गई। इसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में सुधार और अधिक विशेषज्ञता लाना था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार विधान परिषद में कितने गैर सरकारी सदस्य शामिल किए गए थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 6। चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गई। यह कदम उठाने का उद्देश्य भारत में प्रशासनिक और न्यायिक सुधार लाना था। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 ने किस प्रकार की विधायी प्रक्रियाओं की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए संपूर्ण विधायिक प्रक्रियाओं को समाप्त कर दिया, ऑप्शन बी सभी विधायिक प्रक्रियाओं को ब्रिटिश संसद के अधीन रखा, ऑप्शन सी अलग अलग विधायी प्रक्रियाओं का प्रारंभ किया या ऑप्शन डी स्थानीय विधायिका को अधिक शक्तियां दी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अलग अलग विधायी प्रक्रियाओं का प्रारंभ किया। चार्टर एक्ट 1853 ने अलग अलग विधायी प्रक्रियाओं की शुरुआत की, जिससे स्थानीय प्रशासन को भी कानून बनाने का अधिकार मिला। इससे भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कानून बनाए जा सकते थे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारत में शिक्षा प्रणाली को सुधारना, ऑप्शन बी भारत में रेल परिवहन का विस्तार करना, ऑप्शन सी प्रशासनिक सुधार और अधिक प्रतिनिधित्व देना या ऑप्शन डी भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रशासनिक सुधार और अधिक प्रतिनिधित्व देना। चार्टर एक्ट 1853 का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रशासनिक सुधार और भारतीयों को प्रशासन में अधिक प्रतिनिधित्व देना था। इस एक्ट ने प्रशासनिक सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की शुरुआत की और विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई, जिससे प्रशासन में सुधार हुआ। हमारा सिक्स क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 के तहत किसे भारत की विधायी शक्ति दी गई? ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस या ऑप्शन डी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गवर्नर जनरल।
चार्टर एक्ट 1853 के तहत गवर्नर जनरल को भारत में विधायी शक्ति दी गई। यह एक्ट भारत में कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद को अधिक प्रदान करता था, जिससे उन्हें अधिक प्रशासनिक और विधायी नियंत्रण मिला। हमारा 7वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 ने किस प्रकार की विधान परिषद की स्थापना की? ऑप्शन ए द्विसदनीय विधान परिषद, ऑप्शन बी त्रिसदनीय विधान परिषद, ऑप्शन सी एकसदनीय विधान परिषद या ऑप्शन डी संयुक्त विधान परिषद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एकसदनीय विधान परिषद। चार्टर एक्ट 1853 ने एकसदनीय विधान परिषद की स्थापना की। यह परिषद एकल सदन वाली थी, जिसमें गवर्नर जनरल और उनके परिषद के सदस्य शामिल थे और इसका मुख्य उद्देश्य विधायी कार्य करना था। हमारा 8वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कौन सा नया सदस्य शामिल किया गया? ऑप्शन ए विधि सदस्य, ऑप्शन बी शिक्षा सदस्य, ऑप्शन सी कृषि सदस्य या ऑप्शन डी स्वास्थ्य सदस्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विधि सदस्य। चार्टर एक्ट 1853 के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक नए विधि सदस्य समावेश किए गए। यह सदस्य विशेष रूप से कानूनी मामलों और विधायी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार था, जिससे विधायी कार्यों में सुधार आया। हमारा 9वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश के लिए किस प्रकार को अपनाया गया? ऑप्शन ए नियुक्ति द्वारा, ऑप्शन बी चयन प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन सी प्रतियोगी परीक्षा द्वारा या ऑप्शन डी सिफारिश द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतियोगी परीक्षा द्वारा। चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारतीय नागरिकों को प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षा की प्रक्रिया को अपनाया गया। इस प्रणाली का उद्देश्य योग्यता आधारित चयन को सुनिश्चित करना था, जिससे योग्य और समक्ष व्यक्तियों को प्रशासनिक सेवाओं में अवसर मिल सके। हमारा 10वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया? ऑप्शन ए 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 10 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 15 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी अनिश्चित काल के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 10 वर्ष के लिए। चार्टर एक्ट 1853 ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया। इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रशासनिक सुधार और भारतीय उपमहाद्वीप में स्थायित्व बनाए रखना था। हमारा 11वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कौन सी नई नीति लागू की? ऑप्शन ए स्थानीय बंदोबस्त, ऑप्शन बी वाणिज्यिक नीति, ऑप्शन सी स्वतंत्रता व्यापार नीति या ऑप्शन डी द्रव्यार्थ शासन नीति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्वतंत्रता व्यापार नीति। चार्टर एक्ट 1853 ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में स्वतंत्र व्यापार नीति लागू की, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया और भारत में व्यापारिक गतिविधियां खुली प्रतियोगिता के आधार पर संचालित होने लगी। हमारा 12वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार गवर्नर जनरल के पद का कार्यकाल कितने वर्ष का निर्धारित किया गया? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष या ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6 वर्ष। चार्टर एक्ट 1853 के तहत गवर्नर जनरल के पद का कार्यकाल 6 वर्ष का निर्धारित किया गया। इस विधि के दौरान गवर्नर जनरल प्रशासनिक और विधायी कार्यों के लिए जिम्मेदार थे।
जिससे प्रशासन में स्थिरता लाई जा सके। नंबर 13 क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारतीय विधायिका में कितने नए सदस्य जोड़े गए थे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 20। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 12। चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारतीय विधायिका में 12 नए सदस्य जोड़े गए थे। यह सदस्यों की वृद्धि विधायी कार्य में अधिक भागीदारी और विधायिता लाने का उद्देश्य से की गई थी। हमारा 14 क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 ने गवर्नर जनरल की परिषद में किस कानूनी सलाहकार के रूप में शामिल किया? ऑप्शन ए विधि सदस्य, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी सचिव या ऑप्शन डी राजदूत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विधि सदस्य। चार्टर एक्ट 1850 ने गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को कानूनी सलाहकार के रूप में शामिल किया। इस कदम का उद्देश्य विधायी प्रक्रियाओं में विशेषज्ञता और विधि सलाह को सुनिश्चित करना था। हमारा 15 क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 का प्रभाव भारतीय संविधान के निर्माण में किस प्रकार देखा गया? ऑप्शन ए संविधान सभा की स्थापना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, ऑप्शन सी विधायी निकायों का निर्माण या ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा की शुरुआत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विधायी निकायों का निर्माण। चार्टर एक्ट 1853 का प्रभाव भारतीय संविधान के निर्माण में विधायी निकायों के निर्माण के रूप में देखा गया। इस एक्ट ने भारत में विधायी प्रक्रियाओं और संस्थाओं की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे भविष्य में भारतीय संविधान के ढांचे का विकास हुआ। हमारा 16 क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 ने किस संवैधानिक संस्था की संरचना को पहली बार प्रभावित किया? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी प्रांतीय विधान परिषद, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद या ऑप्शन डी राज्यसभा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद। चार्टर एक्ट 1853 ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद की संरचना को प्रभावित किया और इसमें विधि सदस्य को शामिल किया। इससे प्रशासनिक निर्णयों में कानूनी सलाह का महत्व बढ़ा गया। हमारा 17 क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश शासन के कौन से महत्वपूर्ण तत्वों की पुनः समीक्षा की गई? ऑप्शन ए न्यायपालिका, ऑप्शन बी विधायिका, ऑप्शन सी कार्यपालिका या ऑप्शन डी सेना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विधायिका। चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारत में ब्रिटिश शासन की विधायिका की पुनः समीक्षा की गई और इसमें सुधार किए गए। विधान परिषद में नए सदस्यों का समावेश किया गया और विधायी प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाया गया। हमारा 18 क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में कितने अस्थायी सदस्य जोड़े जा सकते थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2। चार्टर एक्ट 1850 के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 2 अस्थायी सदस्य जोड़े जा सकते थे,
जो विशेष रूप से विशिष्ट विधायी मामलों पर सलाह देने के लिए होते थे। हमारा 19 क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1850 ने भारत में न्यायिक प्रणाली के किस तहत को प्रभावित किया? ऑप्शन ए जिला न्यायालयों की स्थापना, ऑप्शन बी उच्च न्यायालयों की स्थापना, ऑप्शन सी न्यायाधीशों की नियुक्ति, या ऑप्शन डी कानून की व्याख्याता। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी न्यायाधीशों की नियुक्ति। चार्टर एक्ट 1850 ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित किया। इसके तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए योग्यताओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया गया, जिससे न्यायिक प्रणाली में सुधार आया। हमारा 20 क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारतीय विधान परिषद की बैठकों की न्यूनतम संख्या क्या थी? ऑप्शन ए 1 बार प्रतिवर्ष, ऑप्शन बी 2 बार प्रतिवर्ष, ऑप्शन सी 3 बार प्रतिवर्ष, या ऑप्शन डी 4 बार प्रतिवर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2 बार प्रतिवर्ष। चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारतीय विधान परिषद को कम से कम 2 बार प्रतिवर्ष बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता थी। यह प्रावधान विधायी कार्यों को न्यूनतम और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया था। 21 क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 ने किस कंपनी के शासन का पुनरुद्धार किया? ऑप्शन ए डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, या ऑप्शन डी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चार्टर एक्ट 1853 ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का पुनरुद्धार किया, जिससे कंपनी को भारत पर शासन करने का अधिकार अगले 10 वर्ष के लिए दिया गया। हमारा 22 क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य का नाम क्या था? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड बैटिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। चार्टर एक्ट 1853 के तहत गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया गया था, जिससे प्रशासनिक और विधायी कार्यों में कानूनी विशेषज्ञता बढ़ी। 23 क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1850 के अनुसार लोक सेवा आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए शिक्षित लोगों को नौकरी देना, ऑप्शन बी व्यापार में सुधार करना, ऑप्शन सी प्रतिभावान व्यक्तियों का चयन, या ऑप्शन डी न्यायपालिका को मजबूत बनाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतिभावान व्यक्तियों का चयन। चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार लोक सेवा आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सेवाओं में प्रतिभावान व्यक्तियों का चयन करना था, जिससे शासन में योग्यता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना था। हमारा 24 क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 6। चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़कर 6 कर दी गई, जिससे परिषद के कार्यों में अधिक विशेषज्ञता और सुधार लाया जा सके। हमारा 25 क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 ने किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली शुरू की? ऑप्शन ए पुलिस सेवा, ऑप्शन बी सैन्य सेवा, ऑप्शन सी न्यायिक सेवा,
या ऑप्शन डी भारतीय सिविल सेवा ICS। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भारतीय सिविल सेवा ICS। चार्टर एक्ट 1853 ने भारतीय सिविल सेवा ICS के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली शुरू की। इसका उद्देश्य योग्य और प्रभावना व्यक्तियों का चयन करना था जो प्रशासनिक कार्यों को अधिक कुशलता से संभाल सकें। हम इसी तरह पॉलिटी टॉपिक की सीरीज लेकर आएंगे जो पॉलिटी की हर टॉपिक को कवर करेगी। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा आप सभी से कि मुझे पता है कि मेरा चैनल नया है और नए चैनल पर भरोसा करना मुश्किल है, पर मैं आप सभी को यकीन दिलाना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरा इस पॉलिटी के वीडियो को लगातार फॉलो करेंगे तो पक्का आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में पॉलिटी के क्वेश्चन आप लोग पूरा बना कर आएंगे। और इसी तरह और भी विषयों पर वीडियो आएगी। धन्यवाद।